नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube मंच पर। दोस्तों, रतन टाटा नहीं रहे। रतन टाटा ने 1991 में उस वक्त टाटा ग्रुप की कमान संभाली थी जिस वक्त भारत भूमंडलीकरण की नई अंगड़ाई ले रहा था। उसी साल यानी 1991 में रतन टाटा ने जब इस देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने की कमान संभाली तो एक तरफ वैश्वीकरण की चुनौतियों का सामना करना था, दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था के एक नए आयाम को प्रदर्शित करने का, स्थापित करने का जो दबाव था, आर्थिक नीतियों में बदलाव के माध्यम से इस देश को वैश्विक चुनौतियों के साथ साथ रोजगारोन्मुख उद्योगों की संख्या बढ़ाने और खुद को टिकाए रखने के माध्यम से और इन सब से आगे बढ़कर बाकी दुनिया के साथ ताल मिलाते हुए हिंदुस्तान की वास्तविकता को बिना नजरअंदाज किए इस देश में औद्योगिक क्रांति को गतिमान बनाए रखने के लिए। तो इन सारी परिस्थितियों में रतन टाटा ने बाजार की जरूरतों को, हिंदुस्तान की जरूरतों को, आम आदमी की जरूरतों को, गरीबों की जरूरतों को, मिडिल क्लास की जरूरतों को, इन सब को एक साथ पूरा करने की कोशिश की, सबके अरमानों पर खरे उतरने की कोशिश की। वरना आज के दौर में आप देखें, इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन के बीच का फर्क जिस एक इक्का दुक्का इंसान से पता चलता था, इक्का दुक्का घराने से पता चलता था, वो टाटा ग्रुप था, टाटा समूह। जिस वक्त भारत में लोगों ने उद्योगों के नाम पर कुछ कपड़ा मिलों को छोड़कर कुछ सुना नहीं था, उस वक्त भारी उद्योगों के लिए जमशेदजी टाटा ने यानी रतन टाटा की पूर्वज ने जमशेदपुर में, तब बिहार था आज झारखंड है, इस देश के पहले औद्योगिक नगर की आधारशिला रखी थी। उसके बाद के दौर में देखें, 5 स्टार होटल मुंबई में बनाने का सपना हो, ताज होटल, भारत की पहली एयरलाइंस चलाने का मामला हो, सब कुछ टाटा ग्रुप के हिस्से है। सारे काम टाटा ग्रुप ने किए थे। लेकिन आज के दौर के व्यापारियों को जरा देखें, व्यापारी ज्यादा, उद्योगपति कम नजर आते हैं। आलू प्याज बेचना प्राथमिकता है ताकि छोटे व्यापारियों का व्यापार नुकसान में जा सके। आलू प्याज के अलावा आप तो किसानों की फसल भी उठा ले रहे हैं कुछ व्यापारी, बड़े बड़े व्यापारी। कुछ स्टॉक मार्केट में नियम कायदों को ताक पर रखकर अलग अलग तरीके के काम कर रहे हैं और कुछ के यहां तो काम करने वाले लोग सेबी में भी जाकर बैठ जा रहे हैं। प्रतिस्पर्धा के नाम पर टाटा ग्रुप ने कभी औद्योगिक जो मानक होते हैं उससे समझौता नहीं किया और जो बुनियाद जमशेदजी टाटा ने या फिर उसके बाद जेआरडी टाटा ने डाली थी, उस बुनियाद को आगे ले जाकर बदलाव के दौर की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए इस देश में लखटकिया कार टाटा नैनो के नाम से लोगों को उपलब्ध कराते हुए, और वो ग्रुप जो इस देश को नमक खिलाता रहा है, हिंदुस्तान टाटा ग्रुप का बनाया हुआ नमक आज भी खाता है। तो उस ग्रुप के चेयरमैन, उस ग्रुप के मानद चेयरमैन रहे रतन टाटा को हम अपनी तरफ से, अपने दर्शकों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। लेकिन अब टाटा ग्रुप के उत्तराधिकारी की चर्चा हो रही है। रतन टाटा के बाद कौन? फिलहाल तो नटराजन चंद्रशेखर कमान संभाल रहे हैं। रतन टाटा भी ऑनरेरी चेयरमैन की भूमिका में थे जब से उनका स्वास्थ्य पहले की तुलना में काम करने लायक नहीं बचा था। साइरस मिस्त्री भी आए, उनका भी दुखद निधन हुआ। साइरस मिस्त्री के बाद नटराजन चंद्रशेखर संभाल रहे हैं और कई सारे व्यापार हैं। जमशेदपुर इकलौता नहीं है, दुनिया की बड़ी आईटी कंपनियों में शुमार और भारत की सबसे बड़ी आईटी कंपनी टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस, वो भी टाटा ग्रुप की है। उसके आगे जाकर के देखें, टाटा कैपिटल हो, इंडियन होटल का ग्रुप हो, आईएचसीएल हो, स्टार बाजार के नाम से एक रिटेल चेन हो और कई सारे, तनिष्क गहने बनाने वाली, सोने की ज्वेलरी बनाने वाली, और वह ज्वेलरी बनाने वाली कंपनियों को आप देखें, आज भी तनिष्क के सामने क्रेडिबिलिटी के मामले में कोई खड़ा नहीं हो पाया क्योंकि पहचान टाटा की थी। और 90 का दशक याद करें तो शादी विवाह में जो पीली घड़ियां लड़के और लड़कियों के बाह पर दिखाई देती थी, वो टाइटन की घड़ियां भी टाटा की हुआ करती थी। लेकिन टाटा ने खुद को मार्केट में बचाए रखा, नैनो के माध्यम से, ट्रकों और बसों के माध्यम से, उद्योगों के माध्यम से और इन सब से बढ़कर क्रेडिबिलिटी के माध्यम से। व्यापारी कभी नहीं बने टाटा,
यही उनकी खासियत थी। लेकिन इस पूरे मानक के ऊपर, इस स्टैंडर्ड के ऊपर, इस औद्योगिक नैतिकता के ऊपर कौन सा उत्तराधिकारी खड़ा हो पाएगा? 4 नाम दरअसल चल रहे हैं उस परिवार की तरफ से कि आखिर उस स्टैंडर्ड को, उस वैल्यूज को कौन बनाकर रखेगा। और इन चारों नामों को आप सुनेंगे, खासकर चौथा नाम को, तो आपको लगेगा कि कितनी दूर की सोच है टाटा ग्रुप की। चारों नामों को मैं एक एक कर आपके सामने रखता हूं, क्योंकि लोगों की दिलचस्पी इस बात में है कि रतन टाटा के बाद कौन। हर फील्ड में होता है। भारतीय जनता पार्टी के अंदर चर्चा होती है कि नरेंद्र मोदी के बाद कौन। ठीक इसी तरीके से दूसरी पार्टियों में भी चर्चा होती है कि इनके बाद कौन। औद्योगिक घरानों में भी ऐसी चर्चा होती है कि किसके बाद कौन। धीरू भाई अंबानी के बाद कौन, मुकेश अंबानी के बाद कौन संभालेंगे, ये चर्चा अभी शुरू नहीं हुई है, क्योंकि मुकेश अंबानी पूरी तन्मयता के साथ अपने घराने को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन बात जब औद्योगिक इथिक्स की आती है, टाटा जैसा दूसरा कोई नहीं। टाटा में और दूसरे घरानों में एक फर्क और भी है। टाटा एक ट्रस्ट की तरह चलता है। ये एक ऐसा इकलौता औद्योगिक घराना है जो एक ट्रस्ट की तरह चलता है। और जब ट्रस्ट की तरह चलता है तो निजी फायदे और नुकसान बहुत ज्यादा मायने नहीं रखते। सबसे पहले इस देश की तरक्की, मानवता, वो सब चीजें आती है। तो चलिए उत्तराधिकारी पर बात शुरू करते हैं। 4 नाम बताए जा रहे हैं और 4 नामों में पहला नाम रतन टाटा के, चूंकि अपनी कोई संतान नहीं थी, उन्होंने शादी नहीं की थी, तो रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा का नाम पहला नाम लिया जा रहा है। 70 साल से कम उम्र के हैं नोएल टाटा। कई सारे बिजनेसेस देखते हैं ग्रुप के, कंसल्टेंसी सर्विसेज भी देखते हैं, तो नोएल टाटा का नाम पहला नाम लिया जा रहा है। नोएल टाटा बनेंगे चेयरमैन, पूरी तरह से नहीं कहा जा सकता। फिलहाल नटराजन चंद्रशेखर बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, लेकिन टाटा को तो टाटा की जरूरत है। नमक से लेकर बस ट्रक तक, होटल की चेन से लेकर स्टार बाजार तक, तनिष्क से लेकर टीसीएस तक और तमाम दूसरे व्यवसायों तक, टाटा नैनो तक, टाटा को टाटा की जरूरत है। तो पहला नाम आता है नोएल टाटा का। और नोएल टाटा को चूंकि 70 के करीब पहुंच रहे हैं और अब युवा जोश की जरूरत महसूस की जा रही है, तो सवाल ग्रुप के अंदर यह भी उठ रहा है कि लोग नोएल टाटा को स्वीकार करेंगे या नोएल टाटा से आगे देखने की जरूरत है। पारसी परिवार है और इस देश की तरक्की में, इस देश की जीडीपी में और इस देश की प्रति व्यक्ति आय को यदि संप्रदाय के आधार पर देखें तो सबसे बड़ा योगदान और सबसे ज्यादा पर कैपिटा जीडीपी पारसी समाज की है, क्योंकि उनके अंदर रूढ़िवादिता नहीं है। अंतिम संस्कार के मौके पर भी देखा गया है कि उनके अंदर रूढ़िवादिता नहीं है। और जब रूढ़िवादिता नहीं है, कोई भी समाज जब रूढ़िवाद छोड़ देता है, कोई भी समाज जब परंपरावाद को, दकियानूसी को परंपरावाद के नाम पर ढोना छोड़ देता है, तो तरक्की का रास्ता खुलता है। पारसी समाज से इस बात को सीखना चाहिए। नोएल टाटा 70 के हैं, 70 से कम के हैं, 70 साल से कम उनकी उम्र है, लेकिन नोएल टाटा के अलावा जो 3 नाम चल रहे हैं, वो नाम सबको हैरत में डालने वाले हैं। पहला नाम मैंने बताया रतन टाटा के सौतेले भाई नोएल टाटा। अगला नाम, उनकी नोएल टाटा के 3 बच्चे हैं दरअसल, और इन 3 बच्चों की तीनों की उम्र 40 साल से कम की है। और स्वाभाविक है कि इन तीनों में से कोई टाटा ग्रुप का चेयरमैन बनेगा तो लंबे समय तक ये ग्रुप आगे जाएगा, लंबे समय तक वो नेतृत्व प्रदान करेगा। वो कोशिशें दरअसल चल रही है। आने वाले कुछ वक्त में फैसला होगा तो इन 3 बच्चों में से कौन बनेगा। 2 बेटियां हैं, 1 बेटे हैं। पहला नाम नोएल टाटा की बेटी लिया टाटा। लिया टाटा कुछ काम दे रखा गया है उन्हें टाटा ग्रुप के अधीन, वो ठीक ठाक काम कर भी रही है। अब कहा जा रहा है कि उनके अनुभव को देखते हुए उन्हें कमान दी जा सकती है। लिया टाटा दरअसल इंडियन होटल्स की जो चेन है IHCL टाटा ग्रुप की, तो टाटा ग्रुप के होटल्स की चेन को वो देखती है। और टाटा ग्रुप के होटल्स चाहे मुंबई हो, दिल्ली हो या इस देश के दूसरे हिस्से में हो, कोई सोच नहीं सकता था कि बनारस जैसे शहर में, घाटों के शहर में, आज से काफी पहले, दशकों पहले
5 स्टार होटल तब सपना हुआ करते थे। दिल्ली, मुंबई, मद्रास, जो आज का चेन्नई है, कलकत्ता, यही लोग 5 स्टार होटल सोचते थे, अन्यथा लोग 3 स्टार, 2 स्टार, 4 स्टार होटल देखते थे। 5 और 7 स्टार होटल सपना हुआ करते थे। तब रतन टाटा ने बनारस में ताज गैंगेज के नाम से 5 स्टार होटल बना दिए थे। बनारस में जाकर कोई 5 स्टार होटल खोले, वो दूरदर्शिता का परिणाम था। तो उस होटल की चेन का नेतृत्व लिया टाटा कर रही है। लेकिन क्या होटल की चेन का नेतृत्व करने की वजह से उन्हें कमान सौंप दी जाएगी? जी नहीं। कमान सौंपने के पहले दूरदर्शिता, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप क्वालिटी जिसे कहते हैं, और इन सब से आगे बढ़कर देखें तो सबको साथ लेकर चलने के साथ साथ कंपनी के सीईओ के रूप में जो भूमिका है वो, और मानवीय भूमिका और देश के प्रति जो टाटा समूह का, टाटा ग्रुप का या टाटा परिवार का कमिटमेंट रहा है वो, ये सारी चीजें ऊपर आती है। तो लिया टाटा का नाम लिया जा रहा है। लेकिन लिया टाटा के अलावा पहला नाम मैंने बताया नोएल टाटा, जो उनके भाई हैं, सौतेले भाई रतन टाटा के। दूसरा नाम, नोएल टाटा के 3 बच्चों में से पहली एक बेटी लिया टाटा। दूसरा नाम माया टाटा, ये लिया टाटा की बहन और नोएल टाटा की बेटी है। माया टाटा को भी टाटा ग्रुप ने जिम्मेदारी दे रखी है, और माया टाटा को जो जिम्मेदारी दी गई है, उस जिम्मेदारी पर यदि आप गौर करें तो सबसे पहले आता है टाटा कैपिटल। टाटा कैपिटल को आज के बाजारवाद के दौर में स्थापित करना और व्यावसायिक मूल्यों को बनाए रखते हुए स्थापित करना, यह मामूली बात नहीं है। आज के जमाने में आप देखते हैं कि घपले घोटाले का दौर, घपले घोटाले के साथ साथ देखें वित्तीय अनियमितता को, अपने पक्ष में कानून को, सरकारी कानूनों को तोड़ने मरोड़ने और सत्ता के चापलूस पूंजीवाद तक, क्रोनिक कैपिटलिज्म तक पहुंचने की जो कोशिश होती है, उन तमाम कोशिशों को परे रखते हुए जिस प्रकार से माया टाटा ने टाटा कैपिटल को मजबूती प्रदान कर रखी है, उससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि माया टाटा की व्यावसायिक प्रतिबद्धता कितनी है। 2 बेटियां हैं नोएल टाटा की, माया टाटा, लिया टाटा। लिया टाटा के बारे में मैंने आपको बताया, माया टाटा की व्यावसायिक प्रतिबद्धता के बारे में भी आपको बताया कि वो टाटा कैपिटल को देख रही है और वो भी टाटा ग्रुप की चेयरमैन बनने की दावेदार है। 2 बेटियां, पहली बार इस देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने में लड़कियां, महिलाएं वो कमान संभाल सकती हैं। आपने देखा होगा कहीं बैंकिंग में या किसी दूसरे सेक्टर में, किरण मजूमदार सौ, उनका नाम आपने सुना होगा, या कोई दूसरे लोगों का भी नाम सुना होगा। बायोकॉन इंडिया में थे किरण मजूमदार सौ। लेकिन टाटा ग्रुप जैसे बड़े ग्रुप को सीधे सीधे अपने हाथ में लेना, उसकी कमान दिया जाना महिलाओं को, यह क्रांतिकारी कदम है यदि दिया जाता है तो। लेकिन इन दोनों बहनों के अलावा इनका एक भाई भी है, यानी नोएल टाटा का एक बेटा भी है, जिसे टाटा ग्रुप के ऊपर में बैठे हुए लोग चाहते हैं कि वे ही आकर नेतृत्व करें, और सबसे ज्यादा चर्चा उनके नाम की है। चौथा नाम मैं गिनाने जा रहा हूं नोएल टाटा और उनकी 2 बेटियों के बाद। इनका नाम है नेविल टाटा, और नेविल टाटा मौजूदा दौर में टाटा ग्रुप के अधीन वो भी कुछ जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं। कौन सी जिम्मेदारियों को संभाल रहे हैं? उनकी जिम्मेदारियों पर गौर करें। स्टार बाजार में सामान खरीदने सभी जाते होंगे, और स्टार बाजार की व्यवस्था आज जिस प्रकार से अलग अलग चेन बने हुए हैं, कभी किशोर बियानी चेन लेकर आए थे अपना, लेकिन किशोर बियानी के समय से पिछले 15 सालों में बाजार काफी आगे बढ़ गया, रिटेल मार्केट काफी आगे बढ़ गई है। और रिटेल मार्केट जब आगे बढ़ गई है तो उसमें नेविल टाटा का भी नाम आ रहा है कि नेविल टाटा नेतृत्व कर सकते हैं। लेकिन नेविल टाटा नेतृत्व करेंगे? यह सवाल 2 पैरामीटर्स पर खड़ा उतरता है कि क्या उन्हें टाटा समूह नेतृत्व देगा, इस लायक समझेगा, या दोनों उनकी बहनों या उनके पिता को नेतृत्व दिया जाएगा। कई सारे कारण हैं। नेविल टाटा, जैसा मैंने बताया, उद्योगपति और बिजनेसमैन के बीच का फर्क रतन टाटा से स्थापित होता था और वो दिखता था। नेविल टाटा जिस समूह को संभाल रहे हैं, जिस सेक्टर को संभाल रहे हैं, वो सेक्टर है स्टार बाजार का। और जब स्टार बाजार को संभाल रहे हैं तो स्वाभाविक है कि वो बिजनेसमैन की भूमिका में है, उद्योगपति की भूमिका में नहीं है।
लेकिन इसका काउंटर व्यू ये है कि आखिर ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद से नहीं ली है। जब टाटा ने रिटेल में हाथ डाला, रिटेल सेक्टर में, तो ऐसा नहीं था कि रिटेल सेक्टर में हाथ डाल के उसे ही अपना सब कुछ समझ लिया कि कुछ लोग जो आलू प्याज भी बेच रहे हैं तो आलू प्याज बेचना ही उनका मुख्य धंधा है, इधर का सामान उधर करना। कुछ लोग एयरपोर्ट का मैनेजमेंट लेकर अनाप शनाप पैसे ले रहे हैं एयरपोर्ट पर। सरकार का बनाया हुआ कुछ लोग ऑप्टिक फाइबर खरीदना चाहते हैं। वो सब धंधा टाटा का नहीं रहा है। लेकिन टाटा का जो काम रहा है, इंडियन एयरलाइंस सरकार ने बेची तो टाटा समूह ने लिया। पहले वो टाटा समूह की थी। टाटा समूह कभी ये कहने नहीं गया कि इंडियन एयरलाइंस हमें बेच दो। इसके लिए लाइजनिंग करने टाटा समूह नहीं गया। नेविल टाटा का नाम आ रहा है, वो व्यवसाय संभाल रहे हैं, रिटेल चेन चला रहे हैं। उद्योगों को चलाने का उनका अनुभव कितना है, क्योंकि इस देश में आज की तारीख में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वजह से भारत की अर्थव्यवस्था उसके कमजोर होने से डूब रही है। मेक इन इंडिया नरेंद्र मोदी करते रह गए, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया करते रह गए, और इस देश में मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की हालत यह है कि चाइना का माल बाजार में ठेला हुआ है, ठूसा हुआ है चाइना का माल। तो भारत की मैन्युफैक्चरिंग कैसे बढ़ेगी, इसको लेकर कोई संजीदा घराना हो सकता है, और इस देश के लोग सोच सकते हैं कि कोई घराना संजीदा हो सकता है, तो वो घराना टाटा का घराना ही हो सकता है। तो नेविल टाटा बनेंगे तो उद्योगों को चलाने का उनका अनुभव कितना है ये अलग बात है, लेकिन औद्योगिक घराने से वो जुड़े रहे हैं तो उद्योगों को वो चला नहीं पाएंगे या उनकी एक्सपर्टीज कम है, इस बात को नहीं माना जा सकता। नेविल टाटा का भी नाम है, स्टार बाजार को जो देख रहे हैं उनका नाम भी है। तो देखिए इन चारों में उत्तराधिकारी कौन बनता है। जो भी बने, रतन टाटा की जगह लेने के लिए उसे एक लंबा अनुभव और लंबा वक्त गुजारना होगा। यूं ही कोई रतन टाटा नहीं हो जाता, यूं ही कोई JRD टाटा नहीं हो जाता। ये बात बिल्कुल वैसे ही कही जाती है कि यूं ही कोई वसीम अकरम नहीं हो जाता, यूं ही कोई ब्रायन लारा नहीं हो जाता, यूं ही कोई सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर नहीं हो जाता। दशकों लगते हैं उसे बनने में। क्रेडिबिलिटी तकरीबन 125 साल की है टाटा घराने की, और 125 साल की इस लीगेसी को संभालना बिना किसी मैनिपुलेटिंग थ्योरी के, बिना किसी जाल फरेब के, एक स्वस्थ औद्योगिक प्रतियोगिता के तरीके से एक ट्रस्ट के रूप में, ट्रस्ट की तरह चलने वाले इस देश के इकलौते औद्योगिक घराने को चलाने के लिए इन चार का नाम सबसे ऊपर है। अब देखना है कि नटराजन, चंद्रशेखर और बाकी लोग इन चारों में से किसके नाम पर सहमति देते हैं। जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, जो इनके पैनल में उच्च पदों पर आसीन लोग हैं, वो किन्हें सबसे काबिल उत्तराधिकारी मानते हैं। देखते जाइए होता क्या है। एक बार फिर रतन टाटा को हमारी तरफ से, इस देश की तरफ से, हमारे दर्शकों की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। नमस्कार।